है तो आपको याद रखना है विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है। एक वन मोर क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये पोएट लॉरिएट कब बने थे? विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये पोएट लॉरिएट बने थे, ऑफिशियल पोएट बने थे, कब बने थे? ये आप में से किसी को पता है तो एक बार कमेंट करके बताएं, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट कब बने थे? अच्छा, ये हाई हिल था, हाई हेल्ड शूज नोन एज बस्किन। नेक्स्ट 1843 में और 1850 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1843 में ये पोएट लॉरिएट बने थे, 1850 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके मृत्यु के बाद किसको बनाया गया था पोएट लॉरिएट? किसी को याद है? इनके मृत्यु के जस्ट बाद का टाइम जो है 1837 से ही शुरू हो गया था, 1901 तक विक्टोरियन एरा आ गया था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद ये रोमांटिक एरा के जो पोएट खत्म हुए और इनके बाद जो है एक विक्टोरियन पोएट को बनाया गया था पोएट लॉरिएट। एक बार नाम बताइए, इनके बाद 1850 में पोएट लॉरिएट किन्हें बनाया गया था? 1850 ईस्वी में विलियम वर्ड्सवर्थ के जस्ट बाद पोएट लॉरिएट बनाया गया था एक विक्टोरियन पोएट को। उनका नाम क्या था? यस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बनाया गया था 1850 ईस्वी में, जो कि विक्टोरियन एरा के थे। और टेनिसन का एक फेमस इलेजी का नाम बताइए जो उन्होंने अपने मित्र के डेथ पर लिखा है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने फ्रेंड के डेथ पर एक इलेजी लिखा है, शोक गीत लिखा है। उस शोक गीत का नाम बताइए, इलेजी का नाम क्या है? वेरी गुड, टेनिसन बने थे पोएट लॉरिएट, बिल्कुल सही है। टेनिसन जो है डोमिनेंट विक्टोरियन पोएट थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है इन्होंने एक अपने मित्र के डेथ पर बहुत ही फेमस जो है इलेजी लिखा था। उसका नाम क्या था? यस, वेरी गुड विनीता, इन मेमोरियम नाम था। उनके दोस्त का नाम AHH था, अर्थर हेनरी हेलम, जिसका शॉर्ट पोएम निकाल के ब्रेक 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 पोएम लिखा था। इलेजी बोलेगा तो इन मेमोरियम बोलना है, और इसी इन मेमोरियम का हिस्सा था ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो एक पोएम था। बिल्कुल सही है, जो कि डेथ पर लिखा गया था, AHH के डेथ पर लिखा गया था, अर्थर हेनरी हेलम के डेथ पर लिखी गई थी। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का अपडेशन जारी है, अपडेट है, आप लोग जो पढ़ाया गया है वो बीच बीच में याद है। और मैं जानबूझकर आपसे बीच बैक का जो है प्रीवियस चीजों को मैं पूछ रहा हूं ताकि आप अपडेट रहे अपनी नॉलेज के साथ। जरूरी नहीं है कि नया से ज्यादा जरूरी है जो पुराना हमने पढ़ा है वो हमारा जो है अपडेटेड रहे, वो बहुत जरूरी होता है। अब यहां पर हम आपसे 3 क्वेश्चन अगेन आपसे पूछना चाहेंगे। जब विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बन गए अपने दोस्तों को छोड़कर, जॉन किट्स को छोड़कर, पीबी शैली को छोड़कर, विलियम ब्लैक को छोड़कर, बहुत सारे बैरोन को छोड़ के, तो जब ये बने पोएट लॉरिएट, इनके दोस्त लोग बड़ा गुस्सा हो गए कि अच्छा बेटा ये अपने पोएट लॉरिएट बन गया। तो लोगों ने इन पे कमेंट करा। तो आप में से किसी को याद है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को जॉन किट्स ने कौन सी उपाधि दिया? गुस्से में क्या कहा था? जॉन किट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा था? हम आपको बता देते हैं। 3 जो है ब्लेम लगाया गया इनको। एक ने कहा पॉलिटिकल इन्यूज, इन्यूज का मतलब छक्का होता है, पॉलिटिकल इन्यूज कहा, एक ने कहा मोरल इन्यूज, और एक ने कहा इगोस्टिकल सबलाइन। 3 वर्ड जो है ध्यान रखना है, 3 चीजें आपको याद रखना है। हुआ क्या, जब विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बन गए तो इनको इनके मित्र ने, मतलब रोमांटिक पोएट लोग ने ही इनको 3 उपाधि मतलब नेगेटिव उपाधि दिया। और 3 क्या क्या कहा गया? एक ने कहा इनको पॉलिटिकल इन्यूज। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसको कहा गया और किसने कहा था पॉलिटिकल इन्यूज। दूसरे ने कहा कि एकदम मोरल इन्यूज है, इन्यूज का मतलब छक्का होता है। और तीसरे ने इनको कहा इगोस्टिकल सबलाइन, इगोस्टिकल सबलाइन। ये 3 बातें जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को लोगों ने कहा। बहुत प्यार, बहुत बढ़िया प्रीतम, एक्सीलेंट। तो जॉन किट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा
जॉन किट्स ने कहा इगोस्टिकल सबलाइन, किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। क्यों कहा था? क्योंकि ये सभी लोगों को छोड़ के खुद 1843 में पोएट लॉरिएट बन गए थे। अच्छा, मोरल न्यूज किसने कहा था? मोरल न्यूज किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ को मोरल न्यूज भी कहा गया था। तो किसने कहा था ये मोरल न्यूज? नहीं पढ़े? जो अनिका लर्निंग ऐप के स्टूडेंट है उनको अच्छे से पढ़ाया गया है, कमेंट करके बताएं किसने कहा था इनको मोरल न्यूज। लॉस्ट लीडर भी कहा जाता है इनको। कमेंट फास्ट। इगोस्टिकल सबलाइन सबको याद है। मोरल न्यूज किसने कहा था? हु सेड विलियम वर्ड्सवर्थ मोरल न्यूज? दिमाग पे जोर डालिए। मोरल न्यूज कहा गया। किसने कहा इनको मोरल न्यूज? तो लॉर्ड बैरन जो है इनको मोरल न्यूज कहा था। क्या कहा था? लॉर्ड बैरन जो थे ये इन्हें मोरल न्यूज कहा, और पीवी सैली ने इन्हें पीवी सैली ने इन्हें क्या कहा था? पॉलिटिकल न्यूज कहा था। और ये वीवीआई होगा, ध्यान रखना है। क्या होगा? ये तीनों बातें, ये तीनों उपाधि जो है दिया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ को। और इन्हीं के तीनों, मतलब तीनों के तीनों जो आप देख रहे हैं ये रोमांटिक पोएट ही हैं। इनके ही मित्र ने, इनके रोमांटिक पोएट ने ही विलियम वर्ड्स को बड़ा सुंदर सुंदर नाम से पुकारा। तो एक ने कहा पॉलिटिकल न्यूज, दूसरे ने कहा मोरल यानी नैतिक न्यूज, और तीसरे ने कहा इगोस्टिकल सबलाइन। आइए नेक्स्ट करा है। वर्ड एसे मीन्स एन अटेम्प्ट। यहां पर क्वेश्चन है कि एसे का मतलब क्या होता है? तो एसे का मतलब होता है अटेम्प्ट, प्रयास। क्वेश्चन है इमेजिनेटिव कैरेक्टर आर फर्स्ट। इमेजिनेटिव कैरेक्टर जो पहली बार यूज किया गया था, फर्स्ट यूज्ड इन एसे ऑफ पहली बार इमेजिनेटिव कैरेक्टर का यूज किया था एडिसन ने और स्टीले ने। किसने यूज किया था? एडिसन ने। और किसने? एस्टीले ने यूज किया था। एडिसन एंड स्टीले ने पहली बार यूज किया था एस्ते नाम का वर्ड को, यानी इमेजिनेटिव कैरेक्टर को। इमेजिनेटिव कैरेक्टर को पहली बार यूज किया था इन एसे ऑफ एडिसन स्टील। एडिसन स्टीले, एडिसन का जो वर्क था स्टीले, उसमें इन्होंने यूज किया था। बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। यहां पर आपसे पूछ दे कि एवन का क्या मतलब है, यहां एवन क्या था? जैसे स्ट्रेट फॉर अपॉन एवन आता है तो पूछ दे कि ये एवन क्या है, एवन क्या था? कमेंट में बताइए ये एवन क्या था? एवन क्या था ये बताना है। जो लोग कमेंट ऐप पे कर रहे हैं वो चाहे तो यूट्यूब पे आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से हटवा देंगे बेटा, नेक्स्ट टाइम से ये हट जाएगा। यस, ये रिवर था, कई बार क्वेश्चन पूछा है। बार्ड ऑफ ट्विकंघम, क्या है? ट्विकिंघम कहा जाता है एस्क्यूलस को। एस्क्यूलस जो है ग्रीक जो है राइटर थे, एस्क्यूलस को कहा जाता है बार्ड ऑफ ट्विकिंघम। फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी एस्क्यूलस को ही कहा जाता है। फिर है फादर ऑफ कॉमेडी, एरिस्टोफेंस को कहा जाता है। अब हमने कहा था कि फादर ऑफ कॉमेडी डायरेक्टर है तो एरिस्टोफेंस है, जबकि ग्रीक कॉमेडी हो तब भी एरिस्टोफेंस होगा, और नॉर्मल कहे कॉमेडी तो बेन जॉनसन होगा। नेक्स्ट
फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी कहा जाता है किसको? एडगर एलन पो को कहा जाता है डिटेक्टिव स्टोरी के जनक थे। डिटेक्टिव स्टोरी के जनक थे एडगर एलन पो। ऑस्कर वाइल्ड वाज सपोर्टर ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। ध्यान रखिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है के सपोर्टर थे कौन? ऑस्कर वाइल्ड। यानी ये जो टर्म है आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक, इसके सपोर्टर थे कौन? ऑस्कर वाइल्ड। इसके अलावा इसके सपोर्टर थे प्री रैफाइट ब्रदरहुड, जिसके फाउंडर थे कौन? डिजी रोजेटी। तो ये जो वर्ड, ये जो आप देख रहे हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक, ओवरऑल ये स्टेटमेंट किसने दिया था आर्ट फॉर आर्ट सेक? पिछली क्लास में डिस्कस हुई थी। आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है, अमरदीप जी सोनेट के फादर माने जाते हैं। पेट्रार्क साहब इटली के थे वो, इसलिए इसे इटालियन सोनेट भी कहा जाता है और पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। इटालियन सोनेट भी कहा जाता है और इसे पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। वाल्टर पीटर साहब का था, बिल्कुल अर्जुन जी, अंजन, वेरी गुड। तो यहां पर जो सेंस है आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है, ये किसका लाइन था? वाल्टर पीटर का। किसका था? वाल्टर पीटर का ये लाइन था। और जो डिजी रोजेटी थे, प्री रैफाइट ब्रदरहुड थे, वो लोग भी इसको फॉलो करते थे और ऑस्कर वाइल्ड भी इसी का फॉलोअर थे। जबकि कुछ बाद में जो लोग आए विक्टोरियन एरा में, वो अर्नोल्ड को फॉलो करने लगे और अर्नोल्ड इसके जस्ट अपोजिट बोले थे आर्ट फॉर लाइफ सेक। क्या बोले थे? आर्ट फॉर लाइफ सेक। ये कौन बोला था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। किसने कहा था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या बोला? तो मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना था आर्ट फॉर लाइफ सेक। ये ध्यान रखना है, ये पूछता है कई बार कि किसका कॉन्सेप्ट है आर्ट फॉर लाइफ सेक? मैथ्यू अर्नोल्ड का। और आर्ट फॉर आर्ट सेक किसका है? वाल्टर पीटर का कॉन्सेप्ट है। ये सब एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, याद रखिएगा। और ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये सीरीज का पीडीएफ आपको भारतीय एकेडमी पटना टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहां पर आपको रामबाण सीरीज के नाम से मिल जाएगा। वहां पे रामबाण सीरीज लिखा हुआ होगा या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और ये अगले नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि इसका जो लोगो है वो खत्म हो जाए, दिक्कत होती है पढ़ने में। नेक्स्ट जो आपको कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, कह रहा है मोरल चॉइस, नैतिक चॉइस इज एवरीथिंग इन द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो थे, चार्ल्स डिकेंस के नोवेल में मोरल चॉइस ही सब कुछ था। मोरालिटी को ये खूब दिखाते थे। क्योंकि जीवन में गरीबी को इन्होंने देखा था, इसलिए पॉवर्टी को और मोरालिटी को दिखाने का काम करते थे। अब सवाल यह है कि भारत का चार्ल्स डिकेंस किसे कहा जाता है? भारत का चार्ल्स डिकेंस किसे कहा जाता है? जैसे हम कालिदास को कहते हैं कि वो भारत के शेक्सपियर हैं, तो आपसे पूछ दे कि भारत का मुल्क भारत का जो है चार्ल्स डिकेंस किसे कहा जाता है? भारत का चार्ल्स डिकेंस किसे कहा जाता है? भारत का चार्ल्स डिकेंस मुल्कराज आनंद को कहा जाता है भारत का चार्ल्स डिकेंस। याद रखिएगा, मुल्कराज आनंद को कहा जाता है भारत का चार्ल्स डिकेंस। और आपसे एक फिर क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि मुल्कराज आनंद का फिक्शनल टाउन का नाम क्या था? मुल्कराज आनंद का फिक्शनल टाउन का क्या नाम था? यदि आपने अनटचेबल पढ़ा होगा, 1935 का वर्क था अनटचेबल में, उन्होंने उस जगह का यूज किया है, बाखा लाखा जिस शहर में रहते थे, उस शहर का नाम क्या था? अनटचेबल आपने पढ़ा होगा मुल्कराज आनंद का। तो आपने ये भी देखा कि आर.के. नारायण का जो है मालगुडी पूछ लिया है पिछले क्लास में कि मुल्कराज आनंद का जो है फिक्शनल टाउन का नाम क्या था, ये बताइए। हमने कई बार चर्चा किया है, बूला शाह। हाँ, बूला शाह नाम था। क्या नाम था? बूला शाह जो है इनके मुल्कराज आनंद का फिक्शनल टाउन का नाम था।
उसके बाद ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी आर नोन एज लेक पोएट, क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। ये भी खूब पूछता है कि लेक पोएट इनमें से कौन नहीं है या कौन है, तो याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी जो थे ये क्या थे, लेक पोएट थे, याद रखना है। पिकविक पेपर्स जो है करा, ये नोवेल है चार्ल्स डिकेंस का। पिकविक पेपर, ओलिवर ट्विस्ट, इसके अलावा ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये सब जो है वर्क है किसका, चार्ल्स डिकेंस का। जेन एयर इज अ वर्क ऑफ चार्लोट ब्रॉन्टी। चार्लोट ब्रॉन्टी जो थी विक्टोरियन विमेन नॉवलिस्ट थी। तो जेन एयर आपसे पूछे किसका वर्क है, तो चार्लोट ब्रॉन्टी का वर्क है। और ये इमली ब्रॉन्टी, चार्लोट ब्रॉन्टी और एनी ब्रॉन्टी तीन बहनें थी, जिसे हम लोग तूफानी बहन कहते थे। क्या कहते थे, तूफानी स्टॉर्मी सिस्टरहुड कहते थे। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज अ बुक बाय जॉन बनियान, ये एन है। जॉन बनियान का बुक का नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हु रोट पिलग्रिम्स बनियान, किसने लिखा है। ओल्ड मैन एंड सी बहुत फेमस ये रचना है, इज अ नोवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ये रचना है और इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक बूढ़ा बाबा रहते हैं जिसका नाम है सेंटियागो। सेंटियागो नाम रहता है ओल्ड मैन का, और ये ओल्ड मैन बड़ा अनलक्की रहता है, लेकिन इसको 84 दिन बाद एक मछली फंसता है। कितना दिन बाद फंसता है, क्वेश्चन अक्सर आता है कि ओल्ड मैन एंड सी में ओल्ड मैन को कितने दिन के बाद मछली आया, तो वो 84 दिन तक जो है बहुत ग्रेट पैसेंस का एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ग्रेट पैसेंस का एग्जाम्पल कौन है, तो ये ओल्ड मैन एंड सी फेमस वर्क है किसका, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने इन्हें दिखाया कि 84 दिन तक कैसे एक व्यक्ति ने पैसेंस रखा। इसमें दो और कैरेक्टर है, हम आपको बता देते हैं। एक का नाम रहता है मार्लिन और एक का नाम रहता है मेलोलिन। यहां से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बताना है कि मछली एक है कैरेक्टर, एक आदमी कैरेक्टर है। तो आपसे पूछे कि बताइए मार्लिन और मेलोलिन में आदमी कैरेक्टर कौन है, इसमें मतलब लड़का कौन है, फिश का क्या नाम रहता है। लड़का का क्या नाम रहता है और मछली का क्या नाम रहता है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। सेंटियागो 84 दिन बाद मछली पकड़ाया, लड़का का नाम क्या रहता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। तो लड़का का नाम क्या है और मछली का, तो फिश का नाम रहता है ये, और एक बॉय रहता है जो इस बूढ़ा बाबा को सपोर्ट करते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप ये बताएं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे को एनपी कब मिला था। ओल्ड मैन एंड सी इज अ नोवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। उसके बाद है मिलियन करा है ऑफ द मील ऑफ द फ्लॉस इज करा है मील ऑफ द फ्लॉस, ये मिलियन नहीं है। मील ऑन द फ्लॉस इज अ नोवेल बाय जॉर्ज इलियट का वर्क है। मील ऑन द फ्लॉस, मील ऑन द फ्लॉस ये जॉर्ज इलियट का है। जॉर्ज इलियट विक्टोरियन विमेन नॉवलिस्ट थी। विलियम ब्लैक was famous for his mysticism. He wrote The Marriage of Heaven and Hell. क्वेश्चन आ जाए किताब का नाम पूछ दे कि किसने लिखा मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल का राइटर का नाम बताइए, ध्यान रखिएगा। मैरिज ऑफ हेवन और हेल का किताब का मतलब राइटर का नाम क्या बताए। 1954, बहुत बढ़िया। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल का राइटर का नाम विलियम ब्लैक है, ये रोमांटिक पोएट थे। उसके बाद है सेंसुअसनेस इज द चीफ फीचर ऑफ जॉन किट्स के पोइट्री। ये VVI क्वेश्चन हो सकता है कि सेंसुअसनेस जो है, सेंसिबिलिटी जो है, ये किसकी फीचर था। जॉन किट्स खूब ज्यादा लिखते थे सेंसुअसनेस को, संवेदनात्मकता को, और जॉन किट्स के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे। तो ये बताना है कि जॉन किट्स की मृत्यु कितने साल की उम्र में हुई थी। 25 साल 4 महीना। मात्र जॉन किट्स जिंदा रहे थे 25 साल 4 महीना, इसलिए कई बार इनको 26 साल भी लिख देता है कि 26 साल की उम्र में मरे थे।
और बीमारी जिससे मरे थे इसका नाम था ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस से इनकी डेथ हुई थी जॉन किट्स का। क्लियर? 25 साल 4 महीना में इनकी डेथ हुई थी। प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज अ नोवेल ऑफ जैन एस्टीन एंड द हीरोइनी इज, इसकी जो हीरोइन है उसका नाम क्या होता है? प्राइड एंड प्रेजुडाइस का जो नोवेल है जैन एस्टीन है एंड इट्स हीरोइन इज इमा। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्राइड एंड प्रेजुडाइस का हीरोइन का नाम पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए इमा नहीं। इसमें एलिजाबेथ और डार्सी ये दो कैरेक्टर मेन होते हैं। हाइपेरियन इज एन इपिक ऑफ जॉन किट्स का एक इपिक है हाइपेरियन। हाइपेरियन जॉन किट्स का एक इपिक है। मिसेज डॉलवे इज अ फेमस वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये भी वीवीआई है। आपसे पूछ दे कि मिसेज डॉलवे जो है ये किताब का नाम है, मिसेज डॉलवे किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखना वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। और वर्जीनिया वुल्फ विमेन नॉवलिस्ट थी। वर्जीनिया वुल्फ जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को दिखाती थी। और इन्हीं का एक फेमस लाइन भी है वुमेन वंस ऑन रूम, कि महिला का एक अपना रूम होना चाहिए। इसके अलावा प्राइड एंड प्रेजुडाइस का एक फेमस लाइन अक्सर आता है, याद रखिएगा। प्राइड एंड प्रेजुडाइस में जेन एस्टीन एक लाइन को फेमस करी है, बताने का कोशिश की है, जिसमें एक लाइन है कि यदि कोई मनुष्य अमीर हो जाता है, पैसा हो जाता है, तो उसको एक सुंदर अच्छी लड़की की तलाश होती है। और रिच मैन आफ्टर अ पोजेशन नीड्स अ ब्यूटीफुल वुमेन फॉर मैरिज। जेन एस्टीन का ये लाइन है, हिंदी में भी याद रहेगा तो पकड़ा जाएगा, उस लाइन को पढ़ने से पता चल जाएगा। जेन एस्टीन कहती हैं कि जब इंसान मर्द को जब पैसा हो जाता है तो एक समृद्ध आदमी की तलाश शुरू होती है एक सुंदर स्त्री का। जब व्यक्ति समृद्ध हो जाता है, जब धनवान हो जाता है, जब पैसे हो जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी तलाश, जो बड़ी जरूरत होती है, वो होती है एक सुंदर महिला का शादी के लिए खोजना, क्योंकि डार्सी भी उसमें शादी करना चाहता है। डार्सी और एलिजाबेथ मेन कैरेक्टर में रहता है, उसमें डार्सी लड़का रहता है, एलिजाबेथ मेन कैरेक्टर में है। उसके बाद देखिए लेडी चैटरलीज लवर वाज बैंड फॉर इट्स सेक्सुअल फ्रीडम। तो आपको ये पूछ दे कि ये लेडी चैटरलीज लवर का राइटर कौन है, किसी को पता है क्या? हिंट कर देते हैं। लेडी चैटरलीज लवर का वही राइटर है जो सन्स एंड लवर्स का है। सन्स एंड लवर्स जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। वंस ऑन रूम, वर्जीनिया वुल्फ बताती हैं कि महिलाओं का अपना रूम होना चाहिए यदि वो फ्री होकर कुछ लिखना चाहती। लेडी चैटरलीज लवर किसका वर्क है? जीएच लॉरेंस। लूसी पोएम रिजेंबल्स कैरेक्टर ऑफ द ड्रोथी। लूसी पोएम में रिजेंबल किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपनी बहन ड्रोथी को रिजेंबल कर रहे हैं, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फैटी इज द ग्रेट पावर, फेट इज द ग्रेट पावर ऑफ हार्डीज नोबेल। फेट है ये, फेट भाग्य। अब ये जो थॉमस हार्डी थे, जिसका फिक्शनल टाउन और फिक्शनल सिटी वेक्सेक्स जो था ये फिक्शनल सिटी था, जबकि कैस्टल ब्रिज जो था, कैस्टल ब्रिज जो था फिक्शनल टाउन था किसका? थॉमस हार्डी का। तो थॉमस हार्डी में सबसे बड़ा चीज दिखाया जाता था भाग्य। क्या दिखाया जाता था? फेट को दिखाया जाता था, फेट को। नेक्स्ट, प्रीफेस टू शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। प्रीफेस टू शेक्सपियर आपसे पूछ दे कि बताएं आप कि प्रीफेस टू शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा गया था रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अब चूंकि मामला यहां आ ही गया है तो आप लोगों को एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक बड़ा ही फेमस वर्क लिखा था और उस वर्क का नाम था लाइफ्स ऑफ पोएट। ये कल भी हमने पूछा था, लाइफ्स ऑफ पोएट। इसमें आपको बताना है कि ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कितने पोएट के बारे में इसमें लिखा, हाउ मेनी पोएट्स।
डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे, मतलब 50 प्लस राइटर पोएट के बारे में इन्होंने जीवनी लिखा। 50 प्लस पोएट के बारे में जीवनी लिखा। आपसे यदि पूछ दिया जाए कि कितने पोएट का इन्होंने जीवनी लिखा था, तो याद रखिएगा 52 पोएट्स का जीवनी इन्होंने लिखा था। ये क्वेश्चन आता है। इसमें लाइफ ऑफ कॉली भी एक था, जो आपने इंग्लिश ऑनर्स थर्ड ईयर में पढ़ा होगा। सैमुअल बैकेट बिलोंग टू द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। अ फेमस प्ले इज बेटिंग फॉर गॉडर। सैमुअल बैकेट जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करते थे, जिसमें बेटिंग फॉर गॉडर सबसे फेमस वर्क है। याद रखना है, बेटिंग फॉर गॉडर। बेटिंग फॉर गॉडर जो है, इसमें गॉडो का क्या मतलब था? बेटिंग फॉर गॉडो में गॉडो का क्या मतलब था? बेटिंग फॉर गॉडो में गॉडो किसके लिए इंडिकेट किया गया था? गॉड के लिए। नेक्स्ट, थॉमस हार्डी इज अ पैसिमिस्ट थे, निराशावादी थे। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट किसके द्वारा लिखा गया है? इज अ क्रिटिकल एस्से बाय टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है 1920 ईस्वी में। एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ साउंड। एलिट्रेशन क्या होता है? जब एक ही साउंड का लेटर का रिपीटेशन होता है, उसे हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। गॉड है बेटा, डॉग नहीं, गॉड है। बेटिंग फॉर गॉडो में उसका मतलब गॉड होता है। अब आप में से एक क्वेश्चन आपके लिए है कि विलियम शेक्सपियर का डार्क लेडी जो थी, उसका नाम क्या है? एक बार कमेंट में बताएं। विलियम शेक्सपियर 126 सोनेट के बाद 127 से जो लिखना शुरू किए, तो 126 तक तो ये फेयर युथ के बारे में लिखे। 127 से जो शुरू किए लिखना, तो अमूमन नेक्स्ट जो सोनेट उन्होंने लिखा 126 के बाद, वो माना जाता है कि डार्क लेडी को है। अंतिम दो को कहा जाता है कि क्यूपिड के बारे में है, लव ऑफ गॉड के बारे में है। तो आपको बताना है कि उस जो डार्क लेडी थी, दो तीन थी, लेकिन उसमें सबसे फेमस डार्क लेडी का नाम क्या था? कोई फिटोन करके थी। क्या थी? मैरी फिटोन। एलिजाबेथ बॉयल जो थी, वो इनकी क्रश या इनकी डार्क लेडी नहीं थी। एलिजाबेथ बॉयल एडमंड स्पेंसर की वाइफ थी। एलिजाबेथ बॉयल जो थी वो एडमंड स्पेंसर की वाइफ थी, और एडमंड स्पेंसर ने उनके लिए 88 प्लस एक सोनेट 88 सोनेट लिखा था अपनी वाइफ, अपनी प्रेमिका के लिए। मैं बात कर रहा हूं विलियम शेक्सपियर का, तो वो मैरी फिटोन थी। क्या नाम थी? क्या नाम था? मैरी फिटोन। मैरी फिटोन, बिल्कुल सही। आइए बैक आ जाते हैं। आइए देखते हैं। अब आप यहां देखेंगे 12th नाइट जो है, ये 12th होगा, एफ है। 12th नाइट इज द ओनली प्ले ऑफ शेक्सपियर दैट फॉलोज क्लासिकल ट्रेंड्स ऑफ 3 यूनिटीज। अमूमन पूरे 3 यूनिटीज को फॉलो नहीं करते थे। 3 यूनिटीज दिया गया था एरिस्टोटल के द्वारा। टाइम, प्लेस, एक्शन। 3 यूनिटीज कौन कौन होता है? टाइम, प्लेस, एक्शन। ये 3 यूनिटीज जो है, एक ही ऐसा प्ले है विलियम शेक्सपियर का जिसका नाम है 12th नाइट, जिसमें उन्होंने तीनों चीज को क्या किया है? फॉलो द क्लासिकल ट्रेंड को फॉलो किया है, 3 यूनिटीज को फॉलो किया है। बाकी में ये जो है ऐसा पूरा फॉलो नहीं करते थे, एक्शन को फॉलो करते थे। हेलेनिज्म इज अ लव फॉर ग्रीक कल्चर एंड आर्ट इज जॉन किट्स। हेलेनिज्म का मतलब प्यार होता है जो ग्रीक कल्चर में, और आर्ट इज किट्स पोइट्री। जॉन किट के पोइट्री में हेलेनिज्म का मतलब आर्ट था, कला था। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी इज अ फेमस लाइन ऑफ ओड टू ग्रेसियन अर्न। ओड टू ग्रेसियन अर्न किसके द्वारा लिखा गया है, ये बताएं। और ये एस्टेट में हमने पढ़ाया है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ये ओल्ड टू ग्रेसियन अर्न में है और ये किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है। इसमें हमने कहा था ये ग्रेसियन अर्न एक यूनानी कलश था, उसमें बड़ा सुंदर पेंटिंग बना हुआ था। जॉन किट्स, वेरी गुड। मेटाफिजिकल पोएट्स इज अ क्रिटिकल एस्से बाय टीएस इलियट। ध्यान रखिएगा, मेटाफिजिकल पोएट्स यदि लिख दे तो आपको याद रखना है ये था टीएस इलियट का, लेकिन लिखा रहता लाइफ्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट तो हो जाता डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। लाइफ्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट पूछ देता तो हो जाता डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट जो मेटाफिजिकल वर्ड है, मेटाफिजिकल पोएट्स वर्ड है, इसको क्वाइन किए थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही। तो आपको पूछ दे डायरेक्ट मेटाफिजिकल पोएट्स जो क्रिटिकल थे तो ये टीएस इलियट का वर्क है। सीलिंग टू बिजेंटियम एंड सेकेंड कमिंग are two famous poem of John Keats. W. B. Yeats. W. B. Yeats एक आयरिश पोएट थे। इसे लास्ट रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, लास्ट रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। और 1923 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? एनपी मिला था डब्ल्यू बेट्स को। और एक बात याद रखिएगा, यहां पर ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, सेलिंग टू बिजेंटियम में ओल्ड एज को दिखाया गया है। जॉन किट्स अक्सर ओल्ड एज के प्रॉब्लम को खूब दिखाते थे, इन्हें बहुत दिक्कत था, बहुत दुख था। तो सेलिंग टू बिजेंटियम में भी ये ओल्ड एज को दिखाए हैं कि कैसे ओल्ड एज इनको पसंद नहीं था। इसके बाद याद रखिएगा, ये जो सेकेंड कमिंग पोएम था, द सेकेंड कमिंग, ये इनका पोएम था। इसको प्रोफेटिक पोएम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोफेटिक पोएम कहा जाता है, प्रोफेटिक पोएम कहा जाता है, या क्राइम फिक्शनल पोएम कहा जाता है। तो ऐसा कहा क्यों जाता है इस सेकेंड कमिंग को प्रोफेटिक पोएम? क्योंकि ये पोएम जो लिखा गया 1919-20 में, और ये 1939 में जाके सत्य हो गया था घटना। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जीसस दोबारा आने वाले हैं, जबकि जो डब्ल्यू बेट्स है, इन्होंने इसमें लिखने का कोशिश किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा। हालांकि ये क्या वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे थे, ये आपने 10th में भी पढ़ा था। वर्साई की जो संधि हुई थी 1920 में, वर्साई संधि जो हुई थी, तो उसमें मामला क्या हुआ था कि जबरदस्ती जर्मनी और जापान पे थोप दिया गया कि सारा कर्जा तुम्ही को चुकाना पड़ेगा, जिसका परिणाम हुआ कि उधर जो है बिस्मार्क वहां का निकल गया, चांसलर जो था, और वहां का जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया था हिटलर को। और हिटलर जो उसके बाद कहा हमें सैन्य शक्ति मजबूत करके लड़ना है, पैसा तो हम चुकाएंगे नहीं। तो वर्साई की संधि जो हुई थी वो गलत नीति के तहत संधि हुई थी, इसलिए ये जो सेकेंड कमिंग था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना निश्चित था। लेकिन दुनिया को ऐसा लग रहा था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए नहीं है, बल्कि दोबारा आएंगे। कौन आएंगे? ये आएंगे, क्या नाम है इनका, जीसस आएंगे। ऐसा हुआ नहीं। और इसी में एक फेमस लाइन था, फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर, सेंटर कैन नॉट होल्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट। इस बार क्वेश्चन पूछा भी गया था थिंग्स फॉल अपार्ट से संबंधित। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि थिंग्स फॉल अपार्ट नाम का नोवेल किसने लिखा है, तो चिनुआ एकिवी ने लिखा है। और वो किस पोएम से लाइन लिया गया है? इसी पोएम का लिया गया लाइन है, जिसका मतलब होता है मानवता गिरता जा रहा है। फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर का मतलब हुआ मारने वाला मरने वाला को सुन नहीं रहा था, लगातार मारकाट हो रहा था, उसी का वो मतलब था। सेंटर कैन नॉट होल्ड का मतलब है रुकने का नाम नहीं ले रहा था। थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब है मानवता गिरती जा रही है। वो सेकेंड कमिंग का लाइन था, सेकेंड कमिंग का। और हालांकि इस बार टीजीटी में पूछ भी लिया गया है, टर्निंग टाइनिंग वर्निंग गियर इसी में था। हाँ, एडम बीडी इज अ नोवेल बाय जॉर्ज इलियट। ये भी फेमस नोवेल है, याद रखिएगा, ये VBI लगा लीजिए। एडम बीडी, ये एडम बीडी जो है ये जॉर्ज इलियट का है। और जॉर्ज इलियट जो है ये विक्टोरियन विमेन नॉवलिस्ट है, हुज पेन नेम इज मैरी इवेंस। और याद रखना है जॉर्ज इलियट अपना पेन नेम के माध्यम से लिखते थे, जो फेक नेम लिखते थे उसका नाम मैरी इवेंस था। लोटस ईटर इज अ पोएम बाय टेनिसन। ये लोटस ईटर किसका लिखा है? तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है, जो विक्टोरियन एरा के थे। बुदरिंग हाइट, ये बदरिंग नहीं बुदरिंग होगा, बुदरिंग हाइट्स इज अ फेमस नोवेल ऑफ इमली ब्रॉन्टी। और इसका जो फेमस हीरो का नाम था वो था हेथ क्लिफ। हेथ क्लिफ जो है
इसका फेमस हीरो था। और ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है, किसमें पूछा गया है? टीजीटी में पूछा है। हमने आपको कहा था ना, केवल रामबाण सीरीज से 15 का 15 क्वेश्चन जो है टीजीटी में रहा था। टीजीटी में 15 का 15 क्वेश्चन आपके इसी से रहा था, मतलब केवल रामबाण सीरीज से था। करा है बर्सलीवर इज द फ्रेंच नेम ऑफ फ्री वर्स को भी बर्सलीवर कहते हैं। एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल इज अ बुक ऑफ E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया था। एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल, ये पूछ दे कि हु रोट एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल इज अ फेमस बुक ऑफ E.M. फॉस्टर। अभी पता है आप सभी लोगों को कि कुछ देर पहले हमारी जो है पेड कोर्स के स्टूडेंट के साथ एक मीटिंग हुई है, जो कि मीटिंग रखी गई थी गूगल मीट पे। कई लोगों ने क्वेश्चन करा था कि सर हमें एक अलग से सीरीज मिल जाता कि किसका कौन सा किताब लिखा गया है। तो एक तो बेसिक में आपको पढ़ा दिया गया है, और जो इंपोर्टेंट बुक्स हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके रामबाण सीरीज में हमने इंक्लूड करके आपको दे दिया है। एकदम वन लाइनर सीरीज बना के लगभग 2400 क्वेश्चन आपको बना दिए हैं आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर जो है ये यू है। विलियम फॉकनर गॉट नोबेल प्राइज इन 1949। ध्यान रखना है, विलियम फॉकनर को 1949 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। विलियम फॉकनर जो है, इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है 196 में आपको? मेरी इवान सही तो है, क्या दिक्कत है? 1859 का वर्क है, फर्स्ट वर्क भी माना जाता है इनका। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है रेनबो इज अ फेमस नोवेल। रेनबो जो है फेमस नोवेल, ध्यान रखना एक रेनबो पोएम है और ये फेमस नोवेल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेनबो पोएम यदि पूछे, रेनबो पोएम पूछे तो रेनबो पोएम जो है ये यदि पूछे तो याद रखना है वर्ड्सवर्थ, जिसका फेमस लाइन था चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये एक्चुअली फादर ऑफ मैन, ये एक पैराडॉक्स है। क्या है? ये पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स है। तो ये एक रेनबो आपका पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, और एक रेनबो जो आप यहां देख रहे हैं यह एक फेमस नोवेल है जो D.H. लॉरेंस का है। ध्यान रखना है, रेनबो यदि नोवेल पूछ दे तो D.H. लॉरेंस याद रखिएगा, और रेनबो यदि पोएम के रूप में पूछा जाएगा तो क्या याद रखेंगे आप? रेनबो पोएम आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा रेनबो पोएम लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और रेनबो नोवेल पूछे, लिख लीजिएगा कहीं पर, रेनबो यदि नोवेल पूछे तो D.H. लॉरेंस, और रेनबो यदि पोएम पूछे तो याद रखिएगा वर्ड्सवर्थ। अब हमें आपको एक बात आप बताएं, हमें D.H. लॉरेंस का एक ऑटोबायोग्राफी था, उसका क्या नाम था? D.H. लॉरेंस का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? D.H. लॉरेंस का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? कुछ देर पहले हमने चर्चा करा है आपके साथ। D.H. लॉरेंस का फेमस ऑटोबायोग्राफी था, क्या नाम था? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन रेनबो का फेमस लाइन है ये, और ये जो है ऑर्थोडॉक्स या पैराडॉक्स कह सकते हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन फेमस लाइन उसी का है। आपको यहां पे बताना है D.H. लॉरेंस का ऑटोबायोग्राफी का नाम था सन्स एंड लवर्स। क्या नाम था? सन्स एंड लवर्स जो है इनका, सन्स एंड लवर्स जो है इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम था। पीवी शैली वाज बेसिकली अ लिरिक पोएट थे। पीवी शैली क्या थे? लिरिक पोएट थे।
नेक्स्ट, द व्हील ऑफ फायर इज अ बुक ऑफ विल्सन नाइट। आपसे क्वेश्चन पूछ दे, द व्हील ऑफ फायर, द व्हील ऑफ फायर, ध्यान रखिएगा, द व्हील ऑफ फायर, सुन लीजिएगा। ऐसे भी इसका पीपीटी, इसका पीडीएफ आपके पास भारतीय एकेडमी पटना टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, फाइल में जाइएगा, रामबाण सीरीज के नाम से या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पर आपको ये दिख जाएगा। फिलहाल ये है द व्हील्स ऑफ फायर, एक बुक है विल्सन नाइट का। नोवेला इज अ इटालियन वर्ड फॉर नोवेल। नोवेला नोवेल का नाम है, नोवेल का वर्ड है, और ये लैटिन इटालियन वर्ड है। पोएटिक जस्टिस इज अ वर्ड ऑफ सैमुअल जॉनसन का, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का वर्ड है पोएटिक जस्टिस। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पोएटिक जस्टिस किसका वर्क है? पोएटिक जस्टिस डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है। गल्सवर्दी टुक हिज न्यू करा लॉ डिग्री इन 1889। जॉन गल्सवर्दी जो है ये लॉ का डिग्री प्राप्त किए थे 1889 में, और यही वजह है कि ये अन्याय से संबंधित बहुत लिखते थे। इनका प्ले था जस्टिस, इनका प्ले था स्ट्रीफ। 1910 का वर्क एक था जस्टिस। कब का वर्क था? 1910 ईस्वी में इन्होंने जस्टिस लिखा था, जो आपके स्टेट में पढ़ना है। गल्सवर्दी मैरिड टू वाइफ ऑफ हिज कजन। गल्सवर्दी अपने ही कजन के वाइफ से शादी कर लिया था। जॉन गल्सवर्दी बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन, PEN पेन, इन 1921। 1921 ईस्वी में जो है ये पेन के सदस्य बन गए थे, मतलब प्रेसिडेंट बने थे। अब ये पेन लिटरेरी ग्रुप था। क्या था? लिटरेरी ग्रुप था। गल्सवर्दी गॉट नोबेल प्राइज इन 1932। भी VVI क्वेश्चन है, जॉन गल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? जॉन गल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 1932 में, और ये पैसा, सारा पैसा इन्होंने पेन को दे दिया था। यानी ये जो नोबेल ग्रुप था, नोबलिस्ट लोग थे, इनको इन्होंने पूरा पैसा दे दिया था, पेन को दे दिया था। गल्सवर्दी गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड इन 1929, और एक साल 1929 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था। स्पेन का मतलब होता है पोएट, एसेसिस्ट और नॉवलिस्ट। कवि, निबंधकार और नॉवलिस्ट का एक ग्रुप था, समूह था, जिसका प्रेसिडेंट ये थे सुजय कुमार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पार्ट एंड स्टोरी वाज इंपोर्टेंट फॉर द गल्सवर्दी। ये प्लॉट लिख दीजिएगा, प्लॉट, प्लॉट एंड स्टोरी बहुत इंपोर्टेंट था। PLOT, प्लॉट है कहानी। गल्सवर्दी हैड गुड फ्रेंडशिप विथ कॉनरेड। कॉनरेड के साथ इनका खूब अच्छी दोस्ती थी, जोसेफ कॉनरेड। हिज फर्स्ट वॉल्यूम कॉल्ड फ्रॉम फोर विंड्स अपीयर्ड है अंडर द निक नेम ऑफ जॉन सिंजॉन। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि जॉन गल्सवर्दी अपना पहला जो सीरीज लिखे थे फ्रॉम फोर विंड्स, ये किसके नाम से लिखे थे? जॉन सिंजॉन नाम से। जॉन सिंजॉन नाम से जो इन्होंने, जॉन गल्सवर्दी का ही नाम था, फेक निक नेम था जॉन सिंजॉन। उसके बाद है जोसेलिन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल ऑफ जॉन गल्सवर्दी। पहला पब्लिश्ड नोवेल का नाम था जोसेलिन। जोसेलिन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल था इनका। नेक्स्ट, गल्सवर्दी सेड लिटरेचर हैज इट्स ऑन रिवार्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु सेड लिटरेचर हैज इट्स ऑन रिवार्ड। लिटरेचर का अपने आप में एक महत्व है, ये किसने कहा? तो याद रखिएगा, ये बात किसने कहा था? जॉन गल्सवर्दी ने कहा था। और इन्हीं का वर्क था सिल्वर बॉक्स इज द फर्स्ट वर्क ऑफ जॉन गल्सवर्दी। जॉन गल्सवर्दी का पहला वर्क का नाम था सिल्वर बॉक्स। क्या नाम था? सिल्वर बॉक्स जो है इनका फर्स्ट वर्क था। और ये टीजीटी दोनों में इंपॉर्टेंट है। और एक फिर आपको बार बार बता रहे हैं कि 20% इस बार संभावना है कि 6 to 8 को भी 15 क्वेश्चन लिटरेचर का दे सकता है।
तो इसलिए थोड़ा सा लिटरेचर 6 to 8 वाले को भी पढ़ लेना चाहिए। अब कहेंगे सर पहली बार में नहीं दिया है, तो देखिए बीपीएससी की कोई पैरामीटर नहीं है। बीपीएससी जो जिम्मेवारी देती है प्रोफेसर को, टीम को, वो टीम तैयार करती है। तो 15 क्वेश्चन आपको देख के रहना चाहिए, कम से कम 15 क्वेश्चन दे सकता है लिटरेचर का। तो थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए लिटरेचर का, ताकि आप रिजल्ट बना सके। स्ट्रीप सोच कंफ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। स्ट्रीप में उन्होंने कैपिटल एंड लेबर, मालिक और मजदूर के बीच के झगड़ा को दिखाया। द स्ट्रीप भी इनका फेमस वर्क है। डेविड रॉबर्ट्स इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्रीप। स्ट्रीप नाम का प्ले नोवेल में डेविड रॉबर्ट जो है वो लेबर का ही लीडर होता है। जॉन बिल्डर इज अ कैरेक्टर ऑफ द फैमिली मैन। जैक वार्थविक इज अ कैरेक्टर ऑफ द सिल्वर बॉक्स। क्वेश्चन आ जाए कि ये किसका कैरेक्टर है? जैक वार्थविक सिल्वर बॉक्स का कैरेक्टर है। डेविड रॉबर्ट स्ट्रीप का कैरेक्टर है। ये लाइन देखिए जरा ध्यान से, 222 का आपसे पूछ दे, देयर कैन बी ओनली वन मास्टर आर द वर्ड्स ऑफ एंथोनी इन स्ट्रीप। स्ट्रीप में चूंकि मालिक और मजदूर के बीच में झगड़ा होता है, वही फिल्म याद कीजिए, अनिल कपूर रहता है और शायद श्रीदेवी रहती है। एक फिल्म आपने देखा होगा, अनिल कपूर मजदूर होता है, श्रीदेवी होती है ना शायद, अनिल कपूर श्रीदेवी वाला फिल्म याद होगा। इसी तरह का कुछ माहौल बन जाता है स्ट्रीप में, मजदूर और लेबर में। हालांकि जो लेबर का हेड होता है उसकी वाइफ तक मर जाती है, बेचारा की स्थिति खराब हो जाता है डेविड रॉबर्ट का। तो इसमें मालिक जो है, एंथनी जो होता है, जो मालिक के साइड से होता है, वो कहता है देयर कैन बी ओनली वन मास्टर, मालिक तो एक ही हो सकता है। फोरसाइड सागा इज अ फेमस ट्रिलॉजी ऑफ जॉन गल्सवर्दी का ट्रिलॉजी है फोरसाइड सागा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मिल्टन बाबा शुरू हो रहे हैं, प्यूरिटन एज, ऑगस्टन एज। मिल्टन वाज बोर्न एट ब्रेड स्ट्रीट लंदन। ब्रेड स्ट्रीट लंदन में जन्म हुआ मिल्टन का। आपसे बता दें कि मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 ईस्वी में। कब हुआ था? 1608 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1652 ईस्वी में ये अंधे हो गए थे। उस समय इनकी उम्र 44 साल थी जब ये अंधा हुए थे। जिस समय ये अंधा हुए थे उस समय 44 साल उम्र था। 1652 में अंधे हुए थे और 1674 ईस्वी में इनका फेमस वर्क आया था। हालांकि वर्क पहले ही आ गया था, जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो है इसका सेकेंड वॉल्यूम 12 बुक के साथ आया था 1674 में और इसी साल इनकी मृत्यु भी हो गया था। पैराडाइज लॉस्ट का पहला वॉल्यूम जो है 1667 में ही आ गया था, जिसमें मात्र 10 किताब था। कितना किताब था? पहला वॉल्यूम जो आया था वो 10 किताब के साथ आ गया था 1667 में। बाद में 1674 में 12 किताब के साथ आया था पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने एक बात कही थी, वो बहुत फेमस लाइन था कि नरक में स्वर्ग में नौकर बनने से अच्छा है नरक का राजा बनना। मतलब टू रेन इन द हेल इज बेटर देन टू सर्व इन द हेवन। टू रेन, शासन करना, रेन इन द हेल इज बेटर देन टू सर्व इन द हेल, टू सर्व इन द हेवन। यानी इसका मतलब है कि स्वर्ग में नौकरी करने से अच्छा है नरक का राजा बनना। क्वेश्चन आ जाए कि किसने कहा, तो मिल्टन ने। किस किताब में? पैराडाइज लॉस्ट में। किसके माध्यम से? तो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर में हीरो के रूप में कौन रहता है? सैटर्न रहता है। आप लोग कॉपी में कहीं पर लिख लीजिएगा, ये लाइन कहीं पर लिख लीजिएगा, बहुत फेमस लाइन है। ये लाइन लिख लीजिएगा, टू रेन इन द हेल इज बेटर देन टू सर्व इन द हेवन। नरक का राजा बनना ज्यादा अच्छा है स्वर्ग का नौकर बनने से। बहुत फेमस है। इन्हें कहा जाता था, ही वॉज कॉल्ड लेडी क्रिस्ट इन स्कूल। इनको स्कूल में लेडी क्रिस्ट कहा जाता था। याद रखिएगा, लेडी क्रिस्ट क्यों कहा जाता था? कि बड़े स्मार्ट, सुंदर थे, इनके बाल बड़े घुंघराले और बड़े सुंदर थे, इसलिए स्कूल में लोग इन्हें लेडी क्रिस्ट कहते थे। आपसे क्वेश्चन पूछ दे हु इज नोन एज लेडी क्रिस्ट, तो याद रखिएगा
मिल्टन जाने जाते थे लेडी क्रिस्ट के रूप में। इनके बाल बड़े प्यारे सुंदर थे। ही गॉट हिज एजुकेशन संत पॉल स्कूल एंड कैम्ब्रिज में इनकी पढ़ाई हुई। 1632 में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त किया। मास्क ऑफ कैम्यूज was written in 1634 and was performed in the लुडलो कैसल में इसको प्ले किया गया था। लुडलो कैसल में प्ले किया था। और ये 29 वाला VVI है, 229 में याद रखिएगा। लिसिडास जो कि 1637 में लिखाया और पब्लिश 1638 में हुआ था। तो 38 है तो घबराइएगा नहीं, यहां एक एज और रखिएगा, 1637 भी याद रखिएगा। ये लिख लिया गया था 1637 में, परफॉर्म किया गया था 1638 में। तो कई बार 1638 के जगह 1637 लिख देगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ऐसा तो नहीं ना, बक तो नहीं रहना आप लोग, जरूरी है। इसलिए देखिए एक चीज हमें ठीक नहीं लगता है ज्यादा बकना। जैसे आप देखेंगे अमूमन जो आपके टीचर आते हैं यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए, तो वो 2 घंटा में 1.5 घंटा बात करना पसंद करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और एक कहावत मैं बार बार कहता हूं, दाग लगने से अच्छे हैं तो दाग अच्छे हैं। जो लोग मार्च में बैठ रहे हैं वो फॉर्चुनेट इस मामले में है कि चलिए ठीक है आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया तो एक भाग ये है कि इस बार एस्टेट जो है वो लोग अगस्त में बैठेंगे। और एस्टेट वाले भी फॉर्चुनेट है किस मामले में, क्योंकि उनको अब पढ़ने का अच्छा टाइम मिल गया। हो सकता था कम समय में हड़बड़ में एग्जाम देते, रिजल्ट नहीं होता जल्दी जल्दी में और एक अटेम्प्ट खराब होता, तो उनको मौका दे दिया गया, आराम से रिलैक्स होकर तैयारी करेंगे एस्टेट और बीपीएससी का भी। और आप लोगों के लिए भी बड़ी मौका हो गया कि भीड़ नहीं बढ़ेगा और आप अपने सेफ जोन में रह के खेल सकते हैं। लेकिन खेलने के लिए इस कम समय में क्या चीज चाहिए, तो आपके पास एक श्री कृष्ण की तरह जो है एक मार्गदर्शक चाहिए। आप बिल्कुल अर्जुन है, आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत मेहनती है। लेकिन मेहनत कैसे करें, क्या पढ़े, ये बहुत जरूरी है इस कम समय में। और सबसे ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट मारना। जो लोग हमारे पेड कोर्स में नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ स्पेशल मॉक टेस्ट लॉन्च कर दी गई है। आपको 25 मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें अवेलेबल, 750 रुपए, 749 रुपए में 25 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि आपके लिए पेनेसिया का काम करेगा, रिजल्ट बनाने में लिटरेचर पार्ट में बहुत मदद करेगा। और जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो केवल लिटरेचर का ही नहीं है बल्कि उसमें ग्रामर भी है। और हम आपको बता दें कि 10% उसमें आपके बिहार बोर्ड के बुक्स से भी मैंने इंक्लूड किया है, ताकि किसी तरह का रिस्क नहीं रह जाए। हो सकता है कि 10% संभावना है कि बुक से भी दे दे, तो कम से कम एमसीक्यू मारे रहेंगे आप, मॉक टेस्ट सीरीज दिए हुए रहेंगे, तो आप आसानी से जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि इस एग्जाम में केवल वही लोग बैठे हैं जो टीआरई 2 में फेल हुए हैं। तो ये एक कहावत हमेशा याद रखिए, वो लागू हो रहा है आप पर, दाग लगने से अच्छे तो दाग अच्छे। लेकिन हाँ, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ना होगा। आइए, तो यहां पर 1632 में एमए पास कर गए, 1637 में लिखे एंड 1643 में ही मैरिड मैरी पॉवेल। आपको बता देते हैं ये 3 बार शादी किए थे। खैर ये पूछता नहीं है, 3 मैरिजेस है ना, इनका 3 शादी हुई थी, 3 टाइम इन्होंने शादी किया था। मिल्टन आंख के अंधे थे लेकिन शादी के मामले में बड़ा आगे थे, 3 गो शादी किए थे, याद रखना है। मिल्टन की शादी कितनी हुई थी, 3 शादी हुई थी। आंख नहीं था उससे क्या, दिल तो था। 1644 में इन्होंने एक वर्क लिखा, एडियोपैजिटिका वाज रिटेन ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कहते हैं, प्रेस भी कह सकते हैं, स्पीच भी कह सकते हैं। इन्होंने 1644 में लिखा था एडियोपैजिटिका, जो किस पर बेस्ड था, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर बेस्ड था। ये भी क्वेश्चन आता है। 1649 में जाकर मिल्टन ने लिखा था, ही वॉज सिलेक्टेड फॉरेन सेक्रेटरी टू कॉमनवेल्थ पीरियड के टाइम में, ये फॉरेन सेक्रेटरी उस पर घोषित किए गए। 1649 में ही रोट द टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट टू सपोर्ट मर्डर ऑफ किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स के सपोर्ट में इन्होंने लिखा था टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। उसके बाद 1657 ईस्वी में उन्होंने दोबारा फिर शादी किया कैथरीन से, कैथरीन वुडकॉक से शादी किया। फिर तीसरा शादी इन्होंने 1663 ईस्वी में किया, ही मैरिड एलिजाबेथ मेंसल से। किससे शादी किया था, एलिजाबेथ मेंसल से शादी किया 1663 ईस्वी में। अब सोचिए 1674 में डेथ हो गई, यानी मृत्यु से कितना साल पहले इन्होंने शादी किया था।
जो लोग ऐप पर क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पर आ जाइए, यूट्यूब पर आज कमेंट कर लीजिए। जो लोग ऐप पे भी क्लास कर रहे हैं आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब भारती एकेडमी पटना पर। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ही रोट पैराडाइज लॉस्ट बिटवीन 1658 to 1665, got it published in 10 books in 1674। यहां 1667 पहले लिख दीजिएगा। एडिशन इट वॉज एक्सपेंडेड इन 12 बुक इन 1674। लिख लिए थे 1658 से 62 में, पब्लिश करवाए थे 1667 में और दोबारा इसको 12 किताब में पब्लिश किए थे 1674 में। ही सोल्ड copyright of the Paradise Lost to the Simon in 5 pounds। ध्यान रखना है इन्होंने 5 पाउंड में इसका कॉपीराइट बेच दिया था पैराडाइज लॉस्ट का। उसके बाद है मिल्टन रोट पैराडाइज रीगेन्ड ऑन सजेशन ऑफ थॉमस एल्वुड। करा है इट वाज पब्लिश्ड इन 1671 विथ सैमसन अगनेस्टिस के साथ पब्लिश हुआ 1671 में पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज रीगेन्ड इनके डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। उसके बाद है ही डाइड इन 1674 ड्यू टू गॉड एंड द थीम ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट इज जस्टिफाई बेस टू गॉड टू मैन। जस्टिफाई वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये इसका थीम था। ये भी क्वेश्चन VVI है 240 का। पैराडाइज लॉस्ट का थीम आपसे पूछ दिया जाए, पैराडाइज लॉस्ट का थीम पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है पैराडाइज लॉस्ट का थीम क्या था, तो गॉड टू मैन था, या फॉल ऑफ मैन भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉल ऑफ मैन मतलब मानवता का जो है गिरावट को दिखाया गया, फॉल ऑफ मैन कहिए या जस्टिफाई गॉड टू मैन। मिल्टन इन्वॉक्स म्यूजिक 3 टाइम्स इन पैराडाइज लॉस्ट। ये क्वेश्चन आ जाए कि ये मिल्टन ने कितने टाइम इन्वॉक किया, इन्वॉक्स म्यूजिक 3 टाइम्स, ध्यान रखना है म्यूजिक 3 टाइम्स इन पैराडाइज लॉस्ट में 3 टाइम। एंड मल्कीवर इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का जो वर्क है उसमें जो है ये मुल्सिवर नहीं होगा, 1 मिनट रुक जाइए। इसका जो पीडीएफ आप लेना चाहेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा भारती एकेडमी पटना टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा। भारतीय एकेडमी पटना टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहां पर इसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। भारतीय एकेडमी पटना टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। ठीक है, मुल्सिवर है। मुल्सिवर इज द मेन कैरेक्टर ऑफ पेंडिमोनियम। माइकल लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज से कौन बाहर निकाला था, माइकल लीड किया था एडम एंड ईव को आउट ऑफ पैराडाइज। मिल्टन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्जिल एंड होमर। याद रखना है मिल्टन प्रभावित थे वर्जिल से और होमर से। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट क्या था, डिसओबीडियंस ऑफ मैन। ये VVI हो सकता है, ये VVI हो सकता है कि आप बताइए पैराडाइज लॉस्ट जो लिखा गया उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, तो वो था डिसओबीडियंस ऑफ मैन। आपको पता है ना उस एडम एंड ईव को मना किया गया था। तो देखिएगा जिस आदमी को जो चीज के लिए मना किया जाता है ना वो काम वो जरूर करता है। तो पैराडाइज लॉस्ट में भी यही दिखाया गया। किस चीज को दिखाया गया है पैराडाइज लॉस्ट में, तो डिसओबीडियंस ऑफ ह्यूमन काइंड या मानवता, कि मनुष्य जो है ना उसको जो चीज मना कीजिए वही काम करेगा। मनुष्य को जो चीज मना कीजिए, और हम सबको भी याद है बचपन मेरी मम्मी कहती थी अरे उधर नहीं जाना, धोखा से भी कह देती थी उधर मत जाना, तो माइंड में चलते रहता क्यों नहीं जाना। बचपन में हम सबके साथ ऐसा होता था, यदि मना किया जाता था तो और लगता था कुछ तो बात है। फिर है बिलजेबब इज द सेकेंड टू सैटर्न इन द पावर। बिलजेबब जो है सेकेंड था सैटर्न के मामले में, पावर के मामले में सैटर्न से थोड़ा कम था। करा है ग्रेनिया इज करा है नेक्सेसिवली म्यूज ऑफ मिल्टन। करा है ग्रेनिया जो था वो मिल्टन का क्या था, म्यूज ऑफ मिल्टन था, म्यूज था। म्यूज ऐसे पोएट्री की देवी होते हैं।
मिल्टन सेड द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। मिल्टन ने कहा, मिल्टन सेड द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ईश्वर का स्पिरिट मेरे पास है। मिल्टन ने कहा कि मुझे ईश्वर का ठीक है बोल देंगे। स्पेंसर वाज मास्टर स्पेंसर वाज मास्टर ऑफ मिल्टन Spencer was master of Milton and Milton cuts us all out कह रहा है and ancient too was said by Dryden ने कहा कि मिल्टन cuts us all out of ancient, हमें मिल्टन ने बाहर किया कहां से, एंशियंट से। एल एलेग्रो एंड पी पेंसेरेशो, ये फेमस बुक है, वर्क है। स्टोरी करा है shows the joys and melancholy, joy and melancholy करा है नेचर ऑफ रेस्पेक्टिवली। ये जो एल एलेग्रो एंड पी पेंसेरेशो था, ये खुशी और दुख को दिखाने का प्ले था। द आइडिया ऑफ मास्क, ये क्वेश्चन आ जाए, वाज बोरोड फ्रॉम इटली। ये जो मास्क का प्रथा था ये कहां से आया था, इटली से, चेहरे पे मास्क लगाना। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन इन ब्लैंक वर्स, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन के द्वारा लिखा गया था और मिल्टन ने इसे लिखा था ब्लैंक वर्स में। अच्छा, ब्लैंक वर्स का फादर किसे कहा जाता है, किसने ब्लैंक वर्स पहली बार लिखा था, किसी को याद है? ब्लैंक वर्स पहली बार किसने लिखा था? पैराडाइज रीगेन इज द स्टोरी ऑफ सैटर्न करा है टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट एंड इन बुक फर्स्ट सैटर्न कंपेयर टू द लेवियाथन, लेवियाथन से कंपेयर किया गया है सैटर्न को बुक फर्स्ट में, लेवियाथन से बुक फर्स्ट में इनको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट 1632 से 1638 में ही इज नोन एज हॉर्टन पीरियड इन मिल्टन्स कैरियर। 1632 से 1638 जो है, 1632 से 1638, 1632 से 1638 is known as Horton period of मिल्टन कैरियर। उसके बाद एक कहता है, मार्लो नहीं है, मलोच, ये एल है, मालोच इज अ बेस्ट नॉर्ड विथ ह्यूमन ब्लड, वो क्या पिया करता था, मनुष्य का खून। बेलियाल केम लास्ट ऑफ द फॉलन एंजल एंड मिल्टन स्टाइल इज नोन एज ग्रैंड स्टाइल। ध्यान रखना है, मिल्टन का स्टाइल ग्रैंड स्टाइल कहलाता था। फ्रीडम ऑफ विल इज चीफ डॉक्ट्रिन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। फ्रीडम ऑफ विल जो है चीफ डॉक्ट्रिन था। फ्रीडम ऑफ विल का मतलब है अपनी इच्छा से जीना, और इसलिए तो उन्होंने कहा था कि हमारा मन है हम नरक का राजा बन के रहे, हम स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हैं, स्वर्ग का हम कोई शौक नहीं है कि स्वर्ग में जाके नौकर बने। सैमुअल जॉनसन सेड मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, वीवीआई क्वेश्चन आएगा कि किसने कहा कि मिल्टन कोई लैंग्वेज नहीं लिखता था, मिल्टन कोई लैंग्वेज नहीं लिखता था। इंपोर्टेंट पीरियड होता है हॉर्टन पीरियड। मिल्टन वाज अ डेविल पार्टी विदाउट नोइंग, ये विलियम ब्लैक ने कहा था इनको, विलियम ब्लैक ने कहा मिल्टन कुछ और नहीं है, डेविल पार्टी है विदाउट नोइंग।
कुछ जाने बुझे बस डेविल को ही हीरो बना दिया। ये विलियम ब्लैक ने इन पे ब्लेम लगाया। अब है वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 एट कॉकनर मंथली ककम्बरलैंड में इनका जन्म हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का। ही डाइड ऑन, और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 को। हिज मदर डाइड इन 1778 एंड ही हैड एन अफेयर विथ एनेट बैलोन। एनेट बैलोन के साथ इनकी अफेयर था, और फ्रेंच गर्ल, एंड ऑल्सो हैड अ डॉटर कैरोलीन फ्रॉम हर। उससे एक बेटी भी थी इनकी, उनकी प्रेमिका से। डिस्क्रिप्टिव स्केचेज वाज पब्लिश्ड इन 1798 में पहली बार डिस्क्रिप्टिव स्केच पब्लिश हुआ। He got married with Mary Hutchinson in 1802 and the poem London यानी 1802 is addressed to Milton। ये पीवीआई है। विलियम वर्ड्स का एक पोएम है लंदन जो 1802 में, वो किसको एड्रेस किया गया था? तो याद रखना है मिल्टन को एड्रेस किया गया था उसमें। फिर है अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। अल्टरनेटिव टाइटल रूथ का टाइटल था इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। सब टाइटल दिया गया था, ये बहुत वीवीआई है 271, याद रखिएगा 271। दी प्रिल्यूड जो है इनका स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी था। दी प्रिल्यूड जो है याद रखिएगा, दी प्रिल्यूड जो है ये इनका स्पिरिचुअल बायोग्राफी माना जाता है। ये 1805 ईस्वी में लिख चुके थे, लेकिन ये पब्लिश हुआ 1850 में। ये पब्लिश हुआ कब? 1850 में। इनके मृत्यु के बाद इनकी जो विधवा पत्नी थी उन्होंने पब्लिश किया, और इसका एक टाइटल दिया, इसका नाम था ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ये वीवीआई है। ये जो द प्रिल्यूड था ये उन्होंने 1805 में लिख दिया था अपने जिंदगी के बारे में। ये पब्लिश हुआ इनके मृत्यु के बाद 1850 में। तो इस प्रिल्यूड का उन्होंने टाइटल दिया इनकी पत्नी ने, इसका नाम था ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ये क्वेश्चन बीबीआई है, आता है कि द प्रिल्यूड जो है इसका सेकंड टाइटल क्या था, सब टाइटल क्या था? तो याद रखिएगा द प्रिल्यूड का जो सेकंड टाइटल था उसको कहते हैं द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, और ये इनकी वाइफ के द्वारा दिया गया था, और ये स्पिरिचुअल बायोग्राफी माना जाता है। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी माना जाता है किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ का ये ऑटोबायोग्राफी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी माना जाता है। क्वेश्चन याद रखना है, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। द प्रिल्यूड में 14 किताब था, ये भी क्वेश्चन आता है। प्रिल्यूड है कितना बुक था? 14। माइकल कॉटेज इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। माइकल कॉटन को कहा जाता है इवनिंग स्टार। तो आप में से कोई हमें बताए मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसे कहा जाता है? आप में से कोई कमेंट करके बताएं कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसे कहा जाता है? यस, जॉफ्री चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है। वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉस इज लाइफ ऑफ द फ्राउटेन। ओह देयर इज अ ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रिज। ये ओपनिंग लाइन है एक पोएम का। किसका है? तो ये द प्रिल्यूड का ओपनिंग लाइन है, याद रखिएगा। किसका है? द प्रिल्यूड का ओपनिंग लाइन है, वीवीआई है। ओह देयर इज अ ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रिज, ये ओपनिंग लाइन है द प्रिल्यूड का। द सी बेयर्स हैज बॉशम टू मून, ये लाइन है इज अ लाइन ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस का। वर्ल्ड इज टू मच विथ अस का ये फेमस लाइन है। वन मोर क्वेश्चन आप लोगों के लिए।
नेचर नेवर चिट्स, प्रकृति कभी धोखा नहीं देती। प्रकृति, नेचर नेवर बिट्रेड, ये किस पोएम का लाइन है, किसी को याद है? नेचर नेवर बिट्रेड ये किस पोएम का लाइन है? यदि किसी को याद है तो बताइए। जो लोग एस्टेट की प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के किए हैं उनको याद होगा। नेचर नेवर बिट्रेड, प्रकृति कभी धोखा नहीं देती, ये किस पोएम का लाइन है? ये भी बता देते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ही पोएम का लाइन है और बहुत फेमस पोएम का 23वां पोएम का लाइन है। यस, वेरी गुड। टेन टर्न अवे का ये लाइन है कि प्रकृति कभी धोखा नहीं देती। टेन टर्न अवे का लाइन है जो कि लिरिकल बैलेड का 23rd नंबर का पोएम है, 23वां पोएम है। लिरिकल बैलेड में टोटल पोएम की संख्या 23 था। यस, वेरी गुड। आइए, द स्टील एंड द सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज अ लाइन, ये लाइन है टेन टर्न अवे का ही। द स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये किसका लाइन है? टेन टर्न अवे का लाइन है। अर्नोल्ड कॉल्ड वर्ड्स वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अर्नोल्ड ने कहा कि जो शब्द होते हैं वो चीफ ग्लोरी होता है किसी भी इंग्लिश पोएट्री का। रॉबर्ट ब्राउनिंग कॉल्स वर्ड्सवर्थ यहां कर दीजिएगा थोड़ा सा, वर्ड्सवर्थ लॉस्ट लीडर। क्वेश्चन आ जाएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा जाता है। 279 VVI, हालांकि ये पूरा सीरीज ही VVI है। विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर किसने कहा था? याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा था लॉस्ट लीडर। और यहां भी ये वर्ड्स नहीं था, विलियम वर्ड्सवर्थ था। वर्ड्सवर्थ को अर्नोल्ड ने कहा चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, मुख्य थे। 280 नंबर महा VVI है। 280 नंबर बहुत VVI है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी आर टर्म्स बाय T.S. इलियट का ये टर्म है। तीनों ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटीज, ये टर्म है बाय T.S. इलियट का ये टर्म है और ये VVI है, याद रखिएगा। 281 अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज was written about London when he was going to France with Dorothy। अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज जो है लिखा गया लंदन में जब वो अपनी बहन के साथ फ्रांस जा रहे थे, ड्रॉथी के साथ। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरिएट इन 1843। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1843 ईस्वी में क्या बने थे? पोएट लॉरिएट बने थे और 1850 तक रहे और यही 1850 में इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो जाने के बाद इनके जगह पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरिएट बनाया गया था। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे इन शिपरेक, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक भाई थे जो कि नदी में, समुद्र में जो है शिप नाव के डिस्ट्रॉय होने से मर गए थे। स्टर्न डॉटर ऑफ द A stern daughter of the voice of God occurs in Ode on Duty। A stern daughter of voice आया है, of God आया है, on to duty में, ode to duty में। Nature of the son of Michael is Luke। Name of the son of the Michael is Luke। क्वेश्चन आता है कि माइकल का बेटा का नाम क्या रहता है? तो याद रखना ल्यूक जो है, नेचर इसमें जो है माइकल का बेटा का नाम है ल्यूक। अब आप कहेंगे कि सर इतना ज्यादा पढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि सैटरडे को इस रामबाण सीरीज का टेस्ट है। सैटरडे को रामबाण सीरीज से हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आप आंसर देंगे और टोटल 324 है पहला राउंड में। पहला राउंड रामबाण सीरीज में 324 है। टोटल रामबाण सीरीज ऑलमोस्ट 2400-2500 है। तो इसलिए आपको कम समय में पढ़ना है
पीडीएफ में आपको अच्छे से दिखाई देगा, पीडीएफ इसका मिल गया है, पीडीएफ में देखिएगा दिखाई देगा। टीवी शैली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ मोरल इन्यूज, क्या कहा? मोरल इन्यूज, ये अभी अभी पढ़ाया गया था। वर्ड्सवर्थ रोट द पोएम डिफरेंट फ्रॉम कॉलेरिज, करा है अलग अलग जो है वर्ड्सवर्थ जो है इनके साथ एक ही पोएम लिखे, लिरिकल बैलेड। उसके बाद है डब्ल्यू लॉन्ग, विलियम जे लॉन्ग said that humor is not present in Wordsworth's poem। विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम में ह्यूमर का अभाव है, ये बात किसने कहा? ध्यान रखना है, ये बात किसने कहा है? विलियम जे लॉन्ग ने कहा कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम में किस चीज का अभाव होता है? तो ह्यूमर का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? ह्यूमर का अभाव होता है। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज Why are thou silent? Why are thou silent? Why are thou silent? ये एक ही को सोनेट लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। द प्रील्यूड इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। प्रील्यूड को कहा जाता है स्पिरिचुअल बायोग्राफी विलियम वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ सेड पोएट इज अ मैन ऑफ स्पीकिंग मैन। वर्ड्सवर्थ ने कहा पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। पोएट एक ऐसा आदमी है जो आदमी से बोलता है, आदमी से बात करता है, आदमी से बात करता है, आदमी से बोलता है। छियासी वाला में जो है वो ये मोरल इन्यूज जो है यहां पर लिखिएगा पॉलिटिकल इन्यूज कहा था इन्होंने, पॉलिटिकल इन्यूज कहा था शैली ने, टीवी शैली ने पॉलिटिकल इन्यूज कहा था। फिर है वर्ड्सवर्थ सेड पोएट इज स्पीकिंग मैन टू द मैन एंड हम्बल एंड रस्टिक लाइफ इज प्रीडोमिनेंट इन विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएट्री में हम्बल और रस्टिक लाइफ होता था, गांव घर की जिंदगी दिखाया जाता था। The solitary reaper was singing of the Gaelic लैंग्वेज में लिखा गया था। टिंटार्नवे इज द ड्रामेटिक लिरिक है और ये टिंटार्नवे जो है लिरिकल बैलेड का 23rd पोएम है। 23rd पोएम है किसका? लिरिकल बैलेड का। लिरिकल बैलेड का 23 नंबर का पोएम है ये टिंटार्नवे। किसी को याद है इस टिंटार्नवे का पूरा नाम क्या था, सब टाइटल क्या था? टिंटार्नवे जो पोएम था, इस पोएम का एक और नाम था, किसी को याद है वो नाम क्या था? टिंटार्नवे का एक और नाम था, क्या नाम था? टिंटार्नवे का एक और नाम था, उसका नाम बताइए। टिंटार्नवे का एक और नाम था, किसी को याद है? composed few lines composed upon above था, upon नहीं, above टिंटार्नवे, ठीक है। शेक्सपियर was born on April 1564 at स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। यहां याद रखिएगा ये स्ट्रेटफोर्ड शहर है, जबकि एवन जो है ये रिवर है, ये रिवर है और ये शहर है। इसी नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है और इस देश जो जगह है उसका नाम है वार्कविकशायर। ही वाज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल को बैप्टाइज हुआ, यानी धार्मिक रीति रिवाज हुआ 3 दिन बाद। ही अटेंडेड स्टार्ट
स्ट्रेट फॉर्ड ग्रामर स्कूल में पढ़ाई किए थे। एंड 1582 में ही मैरिड एनी हैथवे से शादी किया था। एनी हैथवे से इनकी शादी कब हुई थी? 1500 इनकी शादी कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन रहा कि पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद है शेक्सपियर के बारे में। इनका लिटरेरी करियर शुरू होता है 1592 से। ही वाज शेयर होल्डर ऑफ द ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फेरियर थिएटर। ये क्वेश्चन भी आया है 300 नंबर का कि विलियम शेक्सपियर जो है एक थिएटर था जिसका वो मेंबर थे या शेयर होल्डर थे, इनको पैसा मिलता था, उसका नाम बताइए क्या नाम था? तो ग्लोब थिएटर, ये बात पूछा भी गया था। थिएटर से संबंधित क्वेश्चन आपने देखा होगा, रोज थिएटर, ग्लोब थिएटर। तो ये शेयर होल्डर थे ग्लोब थिएटर के और ब्लैक फेरियर थिएटर के, याद रखिएगा। 1613 में आग लग जाती है। इन 1613 और फायर ब्रोक आउट इन द ग्लोब थिएटर में आग लगती है जब उस समय में हेनरी 8 जो है परफॉर्म किया जा रहा था। ये क्वेश्चन आता है कि जब 1613 में आग लगा था तो क्या परफॉर्म किया जा रहा था? तो उसमें हेनरी 8 परफॉर्म किया जा रहा था। उन्होंने टोटल 154 सोनेट लिखा शेक्सपियर, जिसमें 126 सोनेट जो है अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन के बारे में था। और ये अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन मतलब कौन था? तो याद रखिएगा विलियम हर्वर्ट। विलियम हर्वर्ट नाम था इस अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन का। इस अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन को कहा जाता था क्या है? विलियम हर्वर्ट, यानी WH कहा जाता था। ये WH याद रखिएगा। इसके अलावा इसे फेयर यूथ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फेयर यूथ कहा जाता था, जो इस बार क्वेश्चन में पूछा भी है। बाकी 28 जो था वो डार्क लेडी को एड्रेस था। यहां पर आपसे कई लोगों कई तरह का क्वेश्चन करेगा कि सर 28 की 26, तो लिखिएगा 26 + 2 = 28। ये सब का सब डार्क लेडी को ही था, लेकिन ये दो में जो है ये किसी के माध्यम से डार्क लेडी को था। तो इस दो में जो है उन्होंने क्यूपिड का चर्चा किया था। किसका? क्यूपिड का, जो कि लव ऑफ गॉड था। क्या था? लव ऑफ गॉड को आह्वान किया, लेकिन आह्वान किया था किसके लिए? इसी डार्क लेडी के लिए किया था। इसलिए पूरे 28 को माना जाता है कि ये डार्क लेडी के लिए ही था। लेकिन यदि मान लीजिए क्वेश्चन में ट्विस्ट कराए तो याद रखिएगा कि दूगो जो लास्ट वाला था वो क्यूपिड का था। अब डार्क लेडी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा मैरी फिटोन नाम था। क्या नाम था? मैरी फिटोन जो है ये डार्क लेडी का नाम था, सबसे फेमस। कॉमेडी ऑफ एरर इज द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले का नाम है कॉमेडी ऑफ एरर, जिसमें 1770 लाइन्स है। वाइल हैमलेट इज द बिगेस्ट वन, और सबसे बड़ा यदि आपसे पूछ दे तो सबसे बड़ा जो प्ले है उसका नाम है हैमलेट। क्या नाम है? हैमलेट जो है ये BBI है। सबसे बड़ा वर्क यदि पूछ दे तो हैमलेट है। और सबसे छोटा यदि शॉर्टेस्ट पूछे तो याद रखिएगा कॉमेडी ऑफ एरर है सबसे शॉर्टेस्ट पूछे तो। बेन जॉनसन सेड शेक्सपियर न्यू अ स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये भी क्वेश्चन BBI है कि किसने कहा शेक्सपियर के बारे में कि शेक्सपियर जो है कम यानी स्मॉल लैटिन जानता था और लेस ग्रीक जानता था। और ये BBI है, याद रखना है आपको। और ये रही अभी 24 तक जो है आपको पढ़ना है। नींद आ गया हो तो आप सो जाइएगा, कल सुबह देख लीजिएगा। लेकिन आज सीरीज खत्म कर दे रहे हैं क्योंकि सैटरडे को आपका अलग से टेस्ट होना है इसका। जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, कॉरिलिनस एंड रोमन आर रोमन प्लेज ऑफ शेक्सपियर का ये रोमन प्ले था। प्यूक ऑवरेन, हिपोल्टिया, टिटानिया, लिसेंडस, हेलिना, हर्मिया आर कैरेक्टर ऑफ मिड समर नाइट का कैरेक्टर है। ये ड्रीम है, ड्रीम, मिड समर नाइट्स ड्रीम। पॉम्पी, ऑक्टिविया,
बेंटियस, इरोस आर द कैरेक्टर ऑफ एंटोनी एंड क्लेपेट्रा. ऑक्टेविया इज सिस्टर ऑफ जुलियस सीजर. एंटोनी एंड क्लेपेट्रा, एंटोनी एंड क्लेपेट्रा डिटेन इज 1607, 1607 का वर्क है. इसमें क्लेपेट्रा इज क्वीन ऑफ इजिप्ट की रानी रहती है. फर्स्ट फोलियो जो इनका आता है वो 1623 में आता है, सेकेंड 1663 में आता है और थर्ड जो है 1685 में आता है. रोजालिंड, ऑरलैंडो, ओलिवर, ड्यूक फर्डिनेंड, फ्रेडरिक, फोवी आर द करेक्टर ऑफ एज यू लाइक इट का करेक्टर है. और एज यू लाइक इट जो है इनका मैच्योर कॉमेडी है. ये इनका मैच्योर कॉमेडी है, एज यू लाइक इट याद रखना है. और इसे पेस्टोरल रोमांस भी कहते हैं, पेस्टोरल रोमांस भी कहा जाता है. ध्यान रखना है, एज यू लाइक इट को पेस्टोरल रोमांस कहा जाता है. और आपको बता दें कि हर एक सेकंड का हर एक वन लाइनर आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. यदि आप सोना चाहते हैं सो जाएं, लेकिन आप कल होके जरूर देख लें, क्योंकि ये रियली रामबाण सीरीज है. ये रामबाण है आपके लिए. ये जो है रामबाण सीरीज सच में है. ये आपके लिए बहुत वीवीआई होने वाला है. पिछले बार भी हुआ था टीजीटी वालों के लिए, इस बार दोनों के लिए होगा. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन आर वर्ड्स ऑफ हैमलेट ने कहा, आदमी क्या आदमी है, आदमी जो है. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन आर वर्ड्स ऑफ हैमलेट. हैमलेट में ही है टू बी और नॉट टू बी. यह तब की बात है जब हैमलेट सोचता है चाचा के बारे में कि मारे कि नहीं, चाचा हमारे पापा का हत्या किया है कि नहीं. 315 भी फेमस लाइन है, थोड़ा सा और रुक जाइए. फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमेन, धोखा का दूसरा नाम महिला है. आर द वर्ड्स ऑफ हैमलेट. किंग हैमलेट बोलता है जब गटरूट शादी कर लेती है अपने पति के भाई से. तो याद रखना है महिला का दूसरा नाम धोखा है. ये हैमलेट का लाइन है. हैमलेट गटरूट के लिए यूज किया जाता है जब वो अपने पति के डेथ के बाद, डेथ क्या एक्चुअली हत्या के बाद शादी कर लेती है अपने देवर से. तो कहते हैं तेरा नाम धोखा रख दूं. तो यही है, महिला का दूसरा नाम धोखा है. ये हैमलेट का लाइन है. प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ ट्रेजिक फ्लो ऑफ हैमलेट. प्रोक्रेस्टिनेशन हैमलेट का जो है ट्रेजिक फ्लो है. 317 इफ म्यूजिक बी फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज द लाइन ऑफ सेड बाय ड्यूक और सीन इन 12th नाइट का लाइन है. यदि म्यूजिक जो है प्यार का भोजन है तो बजाते रहो. ये ड्यूक और सीनो का लाइन है 12th नाइट में. फेयर वुमेन आर एज रोजेस, फेयर वुमेन आर एज रोजेस, ये लाइन है ड्यूक और सीनो का. किसका? और सीनो का लाइन है. ड्यूक और सीनो का 12th नाइट में बोलता है फेयर वुमेन आर एज रोजेस, सुंदर महिला गुलाब की तरह होती है. फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट फॉल्स हार्ट मस्ट नो आर वर्ड्स ऑफ मैकबेथ बोलता है फॉल्स फेस मस्ट हाइड, चेहरा झूठा जो है उसको हाइड करना अवश्य है, बट फॉल्स हार्ट मस्ट नो, उसको जानना चाहिए. नाइदर अ ब्रोअर नॉर अ लैंडर इज अ लाइन ऑफ पोलोनियस इन हैमलेट में बोलता है ना लेने वाला बनो ना देने वाला. जनरली शेक्सपियर डिवाइडेड हिज प्ले इन 5 एक्ट. जनरली शेक्सपियर अपने प्ले को 5 एक्ट में बांटा करते थे. टेम्पेस्ट जो कि 1611 का वर्क है इनका, टेम्पेस्ट वाज द लास्ट फिनिश्ड प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर. ये वीवीआई होगा, आपसे पूछ दे कि लास्ट प्ले का नाम बताइए तो याद रखिएगा लास्ट जो वर्क इनका है फिनिश्ड वर्क उसका नाम टेम्पेस्ट है 1611 का. एंड रस्किन, जॉन रस्किन सेड शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस. ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा जॉन रस्किन ने कहा शेक्सपियर के पास हीरो केवल थे, हीरोइंस नहीं थे. द कलर ऑफ, ये भी अच्छे से याद रखिएगा, द कलर ऑफ द थिएटर, ग्लोब थिएटर का जो कलर होता था फ्लैग का, झंडे का कलर होता था ब्लैक जब ट्रेजेडी दिखाया जाता था, व्हाइट होता था जब
कॉमेडी दिखाया जाता था। ये क्वेश्चन आ जाए कि ट्रेजेडी का जब परफॉर्मेंस होता था ग्लोब थिएटर में, ग्लोब थिएटर का जो मालिक समझ सकते हैं या पार्टनर समझ सकते हैं, ग्लोब थिएटर का पार्टनर थे विलियम शेक्सपियर। तो जब उसमें ट्रेजेडी दिखाया जाता था तो ब्लैक झंडा लगाया जाता था, और जब कॉमेडी दिखाया जाता था तो व्हाइट फ्लैग लगाया जाता था। तो ये था आपका फर्स्ट रामबाण सीरीज 1, रामबाण सीरीज 1 था। इसके बाद हमारा सीरीज जारी रहेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप केवल वन लाइनर सीरीज जो हमारा रामबाण सीरीज इसको कर लेते हैं तो आपका जो है लिटरेचर रूपी जो है नाव पार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप किसी ग्रुप में हैं जो टीचर की तैयारी करते हैं तो प्लीज शेयर कर दें ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए और वीडियो पे लाइक्स, थोड़ा सा कमेंट लाइक्स बढ़ जाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। धन्यवाद, इतने पैसेंस के साथ आपने मुझे सुना, और इसी पैसेंस और यही प्यार सपोर्ट के कारण मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए भी लाइव आ जाता हूं। अदरवाइज ये क्लासेस जो है ये पेड कोर्स की क्लास थी, और ये क्लास अभी अनिका लर्निंग ऐप पे चल रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज जो 4 दिन हो चुके हैं, आप लोग भी कुछ इंतजार में होंगे कुछ अच्छी चीजों का, तो आज मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आज का, तो क्यों ना कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोग भी भारतीय एकेडमी पटना परिवार के मेंबर हैं। तो ये मेरा दायित्व होता है कि आप लोगों के लिए भी कुछ खास लाऊं और आपको बता दें कि आज के इस एपिसोड से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहेगा। 3 क्वेश्चन इसमें से, आज का जो है इसमें से 3 क्वेश्चन हूबहू रहेगा, ये मेरा गारंटी है। बस इतना ही में से, इसके अलावा आपको धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे और खूब मन से मेहनत करें। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नए लोगों को अवसर नहीं मिला है, तो पुराने लोग यानी जो लोग टीआरई 2 में सफल हुए हैं उनके लिए ये मौका है। तो आप लोग मन से पढ़ें, बिल्कुल रिजल्ट होगा। और यदि आप पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, एक शिक्षक होने के नाते, एक मार्गदर्शक होने के नाते, कि कम समय है तो कम से कम आप मॉक टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा। मॉक टेस्ट सीरीज जो है आपको शार्पनेस प्रदान करेगी, और वो मॉक टेस्ट सीरीज बिल्कुल 5 ऑप्शन वाली है, 5 ऑप्शन वाली है। मॉक टेस्ट सीरीज में पैसेज भी है, वोकैब भी है, ग्रामर भी है और लिटरेचर भी है। साथ में 10% उसमें बुक्स का भी क्वेश्चन डाला गया है। यदि बुक्स आता है तो कम से कम मॉक टेस्ट सीरीज में तो कुछ बना के रखे रहेंगे जिससे आप अच्छा कर सकेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।